निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए वन बाय वन। जी, ओवरड्यू का मतलब है मैच्योरिटी डेट के बाद। मैं इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है हमारा डिमांड इंस्ट्रूमेंट में है, ऐसे ही। हाँ जी, डिमांड इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली ज़हन में रखिए, जो टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी एक डेट होती है जिसे मैच्योरिटी डेट कहते हैं, जब वो पेएबल होगा। एक तो है ना जिस दिन लिखा, जैसे मैंने आज प्रॉमिसरी नोट इनको दिया कि मैं 30 दिन के बाद इनको 10,000 रुपये अदा करूँगा। आज क्या तारीख है? 19 जून। तो 30 दिन के बाद मैंने इनसे कहा कि मैं फॉर एग्जाम्पल आपको 18 जुलाई को पेमेंट करूँगा। तो जो 18 जुलाई है ये है मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट जिसको मैंने इनको पैसे अदा कर। आज जिस दिन इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा हूँ वो दिन नहीं, जिस दिन इंस्ट्रूमेंट पेएबल है वो है मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट। उस डेट के बाद ये ओवरड्यू हो जाता है। टाइम इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया था, जब उसकी ड्यू डेट आती है, मैच्योरिटी डेट आती है, दो में से एक काम होंगे, या इसकी पेमेंट होगी या इसकी पेमेंट नहीं होगी। अगर उसकी पेमेंट होगी तो वो बंदा पेमेंट करके इंस्ट्रूमेंट लेके तो डिस्पोज कर देगा। पेमेंट नहीं हुई उस पर स्टैंप वगैरह लगवानी पड़ती है अथॉरिटी से और लीगल एक्शन लेना पड़ता है। यहां तक काफी है कंसेप्ट। अब ये जो पॉइंट है ये मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, हमारी केस स्टडी में ये यूज नहीं होता। कहता है फर्ज कीजिए उस पार्टी ने पेमेंट की, इंस्ट्रूमेंट अपने पास रख लिया जिसने पेमेंट करने थे। अब ये इसकी ड्यू डेट गुजर चुकी है, ओवरड्यू हो गया हुआ। अब अगर ये बंदा इसको डिस्पोज नहीं करता बल्कि आगे किसी और को इंडोज कर देता है, तो अब जो इंस्ट्रूमेंट ये चल सकता है, लेकिन अब ये टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, अब ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट के तौर पे चलेगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको इंडोज किया गया है, एक्सेप्ट किया गया, उसकी ड्यू डेट के बाद, ओवरड्यू होने के बाद, मैच्योरिटी डेट के बाद, तो वो फिर डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। ये समझ आ गया? इससे ज़्यादा इसके ऊपर आपने नहीं सोचना। केस स्टडीज वगैरह में यूज़ नहीं होगा। डेफिनेशन में एक लाइन की हद तक याद कर लेना। और एक और चीज़ है जो सिर्फ आपने डेफिनेशन में लाइन किया, उसको तो मैंने ज़रा भी एक्सप्लेन नहीं करना ना, इसको तो फिर भी थोड़ा बहुत कर दिया। वो है वो होल्डर की डेफिनेशन में बेनामीदार। पूछने लगे थे ना, देखा? वो कभी भी आपने नहीं पूछना इसका मतलब क्या है। वो हमारे सिलेबस से क्या, हमारे प्रोफेशन से ही बाहर है। ठीक है, ये वकीलों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे सिलेबस में उसे इसको इंक्लूड नहीं करना चाहते, लेकिन बार उसको इंक्लूड कर दिया तो आपको पता है वो हमें फेल करने के लिए कोई भी चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको याद कर लेना है, डेफिनेशन का हिस्सा बना लेना है, लेकिन समझने की जरूरत। और ये भी नहीं सोचना लगता सर को नहीं पता, इसने नहीं बताया, मैं खुद गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, वो भी नहीं करना। ठीक है, कोई और काम कर लें गूगल पे, बेनामीदार को सर्च नहीं करना, बेनामीदार में सर्च। और कोई क्वेश्चन? जी, ट्रांसफर कैन सू इन इट्स ओन, ये तो कल बता नहीं दिया था। ट्रांसफर कैन सू इन इट्स ओन नेम परसों पेंडिंग करवाया था, परसों करके लेक्चर में बता दिया था। सब कितने स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई? आपको समझ आ गई भाई? ट्रांसफर कैन सू इन इट्स ओन नेम समझ आ गई? तो बोल क्यों नहीं समझ आई? जब मैं कह रहा हूँ कितने स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो हाथ उठाओ ना, हाथ उठाओ। कितने स्टूडेंट्स को समझ, जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं हाथ उठाएं जरा। ट्रांसफर कैन सू इन इट्स ओन नेम, इसका मतलब ये है। अब सुने, फिर अब कंसेप्ट जब शुरू होगा तो फिर ऐसे उठाना तो नहीं ना, फिर तो टाइम लगाना होता ना। मैंने प्रॉमिसरी नोट दिया इन भाईजान को, ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, सी ने आगे इंडोर्स किया डी को, डी ने आगे इंडोर्स किया ई को, ई से आगे एफ के पास आ गया। ठीक है, आप एफ हैं, मैं ए हूं। ड्यू डेट पे ये डिसऑनर हो गया, मेरे पास पेमेंट लेने के लिए एफ आया, मैंने कहा भाग जाओ, कोई पेमेंट नहीं है, डिसऑनर हो गया, जो करना है कर लो। खुश है, डिसऑनर हो गया एफ। एफ के पास एक है राइट, एक है लाइबिलिटी। हर कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट और लाइबिलिटी होते हैं, ये भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। इस पे भी कुछ राइट्स होंगे, कुछ लाइबिलिटीज होंगे। पहले क्या बताऊं, राइट्स के लाइबिलिटी? राइट्स होने, इन भाईजान के पास क्या राइट है? इनके पास राइट है, पहला राइट ये एफ है। ई को जाके कहे भाई तेरा इंस्ट्रूमेंट जो दिया था डिसऑनर हो गया, मैं पैसे निकाल, इंस्ट्रूमेंट पकड़ अपना। एफ के पास राइट है अपने इंडोर्सर से पैसे रिकवर करो। ई फिर किसके पास जाएगा? डी किसके पास जाएगा? सी किसके पास? बी किसके पास? एक तरीकाकार ही है, सारी पेमेंट अगर हो गई, सेटल हो गया, सबके साथ इंसाफ हुआ, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं। दूसरे से एफ के पास दूसरी ऑप्शन ये है, ई और डी के पास जाने की बजाय डायरेक्ट सी के पास पहुंच जाए और उनसे कहीं पैसे निकाल लो, तुमने इंडोर्स किया था ना, पैसे निकालो। अच्छा, आपने इसमें एग्जांपल में जूम करना, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, बाकायदा साइन वगैरह करके इंडोर्स हुआ है, कोई मुकर नहीं सकता, वरना बेरर में तो मुकर सकता है ना कि मैंने तो दे नहीं था निकाल। ये ऑर्डर एफ डायरेक्ट सी के पास जाके क्या कहने लगा, पैसे निकालो। क्या सी ये कह सकता है भाई जाओ जाओ, तुम्हें नहीं पैसे देने मैंने?
क्योंकि वो इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लायबल है। अगर सी इनको पैसे दे देता है, सी के साथ कोई ज्यादती हुई? क्यों नहीं? क्योंकि उसने तो पैसे देने थे। सी का ये फर्क पड़ा है, उसने डी की बजाय एफ को पैसे दे दिए, लेकिन पैसे देने थे। अब सी के पास इंस्ट्रूमेंट आ गया, अब सी चाहे तो बी के पास चला जाए और उसे कहे इंस्ट्रूमेंट तुमने दिया था पैसे निकाल, क्योंकि सी ने भी तो रिकवर करवाने हैं ना, और बी, या चाहे सी डायरेक्ट मेरे पास आ जाए। ये दूसरी ऑप्शन। पहली ऑप्शन क्या थी? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, पैसे रिकवर करवाते रहे। दूसरी ऑप्शन क्या है? जंप लगा के दरमियान में से 2-3 पार्टीज को स्किप करके दरमियानी किसी पार्टी को पकड़ ले। तीसरी ऑप्शन क्या है वाला? डायरेक्ट ये ए के पास, दरमियान की सारी पार्टीज निकल जाए, डायरेक्ट ए के पास आ जाए। ये है ट्रांसफरी। ट्रांसफरी मींस इंडोर्जी। इंडोर्जी कैन सू मतलब लीगल एक्शन ले सकता है। इंडोर्जी लीगल एक्शन ले सकता है अपने नाम से, डायरेक्ट अपने, किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ। मैं ये नहीं कहूंगा भाई तुम कौन हो, मैं तो बी को जानता हूं, तुम्हें तो जानता ही नहीं। भाई बी हो या एफ हो, मैं इंस्ट्रूमेंट को तो जानता हूं ना, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं है? तो मैं ये नहीं कह सकता एफ को नहीं। एफ चाहे तो डायरेक्टली अपने नाम से मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। एफ को बी को साथ में लाने की जरूरत नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे ए और बी के दरमियान प्राइमरी पार्टीज थी, नहीं। इंडोर्जी अगर चाहे, यहां पे ट्रांसफर से मुराद इंडोर्जी है, इंडोर्जी अगर चाहे तो डायरेक्ट अपने नाम से मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकता है। ये बात समझ आई? अच्छा मुझे बताइए, अगर एफ डायरेक्ट, अब ए और एफ आपस में डायरेक्ट हो गए, बाकी पार्टीज बिल्कुल निकल गई, क्या बाकी पार्टीज को भी फायदा या नुकसान हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अगर उन्हें पेमेंट करनी भी पड़ती ना किसी पार्टी को, वो एक हाथ से पेमेंट करता, दूसरे हाथ से अगली पार्टी जो थी उससे रिसीव करता। तो इसलिए ला ने सारा हिसाब किताब लगा के कि अगर दरमियान में से पार्टीज को स्किप भी कर लेना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक का एसेट भी उतना है, लायबिलिटी भी उतनी है, रिसीवेबल भी उतना है, पेबल भी उतना है। इसलिए ला ने ये ऑप्शन दी कि डायरेक्ट मेरे खिलाफ भी केस फाइल कर सकते। क्लियर हो गया? ट्रांसफर कैन सू इट्स ओन नेम, समझ आ गई? लेकिन अभी बात आधी हुई है, दूसरी बात आधी, लाइबिलिटीज वाली बात, वो आज समझाना था, लेकिन अभी समझा रहा हूं। ये तो हो गया इनका राइट्स। जब डिसऑनर हुआ, राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये पढ़ा था, एफ का राइट है ए से रिसीव करे, ई का राइट है डी से रिसीव करे, डी का राइट है सी से रिसीव करे, सी का राइट है बी से रिसीव करे, बी का राइट है ए से रिसीव करे। ये था तस्वीर का एक रुख। अब तस्वीर का दूसरा रुख सुने, लाइबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए की लाइबिलिटी, डिसऑनर पे ए की लाइबिलिटी है, बी को पे करे, बी की लाइबिलिटी है, सी को पे करे, सी की लाइबिलिटी है, डी को पे करे, डी की लाइबिलिटी है, ई को पे करे, ई की लाइबिलिटी है, एफ को पे करे। यानी इसको लीगल टर्म में क्या कहते हैं कि जब इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होगा तो हर इंडोर्सर सब्सीक्वेंट इंडोर्सर्स को या इंडोर्सी को लायबल होगा। जब कोई इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होगा तो हर, जैसे बी ने इंडोर्स किया, तो बी जितने भी सब्सीक्वेंट इंडोर्सर हैं या इंडोर्सी हैं, वे फाइनल इंडोर्सी के अलावा हर इंडोर्सर इंडोर्सी भी होता है, आपको पता है? तो आप यूं भी कह सकते हैं डिसऑनर पे हर इंडोर्सर सब्सीक्वेंट इंडोर्सर को लायबल होगा। यूं भी कह सकते हैं कि डिसऑनर पे हर इंडोर्सर सब्सीक्वेंट इंडोर्सी को लायबल होगा। हर पार्टी सब्सीक्वेंट पार्टी को लायबल होगी। पहले राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि फाइनल पार्टी प्रीवियस पार्टी से रिसीव करेगी, किसी भी पार्टी से रिसीव कर सकती है। पहले कंसेप्ट ये पढ़ा, फाइनल पार्टी किसी भी पार्टी से रिसीव करती। अब लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ रहे हैं कि हर इंडोर्सर जितनी भी सब्सीक्वेंट पार्टीज हैं उनको लायबल है। ठीक है? अगर समझ आ रही तो मुझे बताइए, जब हम ये कहते हैं कि डिसऑनर पे होल्डर किसी भी पार्टी से, प्रीवियस पार्टी से पैसे रिकवर करवा सकता है, यही कहा ना? इससे क्या मुराद है? हर पार्टी इसको पैसे देगी कि कोई भी एक पार्टी को सेलेक्ट करके उससे पैसे लेगा? कोई भी एक पार्टी से, हर एक से थोड़ी, एक इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट एक दफा होगी, 10 दफा थोड़ी होगी। इसी तरह जब हम ये कहते हैं ना कि डिसऑनर पे इंडोर्सर एवरी सब्सिक्वेंट इंडोर्सर को लायबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंडोर्सर को पेमेंट करेगा 10 दफा पे। इसका मतलब यह है कि उनमें से कोई भी जो आ जाए उसको पेमेंट करेगा एक दफा। क्लियर होती है ये बात? ये था हमारा लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट। चलिए और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये अब सिर्फ लिंक करवाने के लिए, क्योंकि जब हम कोई भी नया कंसेप्ट सीखते हैं ना, प्रीवियस कंसेप्ट के साथ लिंक करते हैं, दो फायदे होते हैं। एक, प्रीवियस कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है, और दूसरा फायदा होता है नया कंसेप्ट में समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे करना। ये कंसेप्ट के डिसऑनर पे ये बंदा किससे रिसीव करेगा पैसे, ये मिलता जुलता है पार्टनरशिप के कंसेप्ट से, कि जब बैंक ने पार्टनरशिप को लोन दिया था तो जब डिफॉल्ट हो गया, रीपे नहीं, तो बैंक के पास क्या ऑप्शन थी?
किसी भी पार्टनर से रिकवर करवा सकता है। तो इसी तरह इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ, होल्डर के पास ऑप्शन है किसी भी प्रीवियस पार्टी से रिकवर करवा सकते, वही बात। लेकिन एक फर्क है, पार्टनरशिप में यह था कि जिसकी जो लायबिलिटी बनती है ना, उससे ज्यादा भी एक्सटर्नल पार्टी उससे ज्यादा भी उसे रिकवर करवा सकती है, और फिर उस पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से कंपनसेशन करो, इंडेमनिफिकेशन करनी होती। पार्टनरशिप में ये था। तो ये वाली प्रोविजन थोड़ा सा लग रहा है कि किसी पार्टनर के साथ हो सकता है ज्यादती हो जाए, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो ज्यादती वाली बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें कहता है कि आप जिस पार्टी से भी रिकवर करवाएंगे ना, वो उतना ही अदा करने के लिए ऑलरेडी लायबल थी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक पार्टी अपने ड्यू शेयर से ज्यादा पे कर दे। पार्टनरशिप में हो सकता था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता। तो सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऑप्शन थी डेट रीपे नहीं हुआ, डिफॉल्ट कर गया, किसी भी पार्टनर को पकड़ दो, डेट निकलवा दो। तो उसी तरह अगर आप होल्डर हैं और डिसऑनर हो गया, आपके पास ऑप्शन क्या है, जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं, प्रायर पार्टी समझ रहे हैं, जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं जिसको मर्जी पकड़ लो। वैसे क्लियर हुई ये बात? चलिए और क्वेश्चन, और कोई नहीं है ना? एक क्वेश्चन 11 पार्ट 5 है नहीं है, पूछना नहीं है? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में, वो कल टाइम नहीं, कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन 5 तो क्रॉस कर दिया ना आपने? हाँ, बल्कि इस कंसेप्ट के जरिए से मैं एक और कंसेप्ट भी कल जो छोड़ा था, पेमेंट इन ड्यू कोर्स वाला नहीं, डिस्ट्रॉयड वाला, डिस्ट्रॉयड वाला पॉइंट क्या था वाला? अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो जिसके पास लास्ट। अच्छा पहले मैं बता दूं, डिस्ट्रॉय का कंसेप्ट जो हमारे सिलेबस में नहीं, बाजू का ऐसा होता है कि कोई ना एक गिरा लगानी जरूरी होती है, वो सिलेबस में नहीं होती, तो अगर आप बुक पढ़ें तो आपको समझ नहीं आती, लिंक बनाना होता है, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट, अब वो जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन जरूरी है ये कंसेप्ट समझने के लिए, वो बात बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई चेक है किसी पार्टी का, फर्ज कीजिए चेक जल गया, पानी में गिर गया, गलती से फट गया, गुम हो गया घने जंगलों में, दरियाओं में, सहराओं में, यानी गुम ऐसे हुआ कि किसी के हाथ नहीं लगना, मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि किसी के हाथ अब नहीं लगना, गुम हो गया या जल गया, तो इसका क्या मतलब? पैसे जाया हो गए, क्या क्या करेंगे आप? दोबारा पार्टी के पास जाएंगे और वो कहेंगे चलो अच्छा हुआ गुम हो गया, बस वो तुम्हें पैसे दिए थे, ऐसे होगा? नहीं, लॉ कहता नहीं ऐसे नहीं होगा, वो आपको डुप्लीकेट चेक इशू करेगा या फ्रेश चेक इशू करना लायबल है। उसी तरह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या पॉसिबल है इंस्ट्रूमेंट जल जाए, गुम हो जाए, फट जाए, या जनरल टर्म यूज करते हैं डिस्ट्रॉय हो जाए या लॉस्ट फॉर एवर हो जाए, लॉस्ट फॉर, सिर्फ लॉस नहीं करा, लॉस्ट फॉर एवर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, तो इस सूरत में क्या करेंगे आप? उस पार्टी के पास जाके डुप्लीकेट बिल निकलवाएंगे। इस डुप्लीकेट बिल निकलवाने का प्रोसेस लाने एक जगह पे लिखा है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। वहां पे समझ लीजिए एक फॉर्म है जिसमें एप्लीकेशन देनी होती है, क्योंकि जो दूसरा बंदा है ना उसको भी डर होता है कि ये ना मैं डुप्लीकेट इशू कर दूं, बाद में ये ओरिजिनल वाला भी ले आए, तो वो अंडरटेकिंग, उस अंडरटेकिंग में लफ्ज होता है होल्डर, कि होल्डर से गलती से ये गुम हो गया था, बराए मेहरबानी। वहां पे लफ्ज होल्डर से कौन मुराद है? उसके पास तो नहीं है, इस वक्त तो नहीं है, वो तो हाल ही आता है। जिसके पास एट टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन, एट टाइम ऑफ लॉस, उसको होल्डर कह रहा है। इसलिए होल्डर की डेफिनेशन का तीसरा पॉइंट ये डाला है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस हुआ, तो फॉर द पर्पज ऑफ दैट केस, फॉर द पर्पज ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या जो भी पर्पज है, उसके लिए होल्डर हम किसको अज्यूम कर, हालांकि दुनिया में अब होल्डर कोई भी नहीं है इस वक्त दुनिया में होल्डर, लेकिन किसको अज्यूम किया जाएगा? जो लास्ट था। कहां तक बात समझ आई? अब कहानी में ट्विस्ट सुने। अगर तो वो गुम हो गया, किसी के पास भी नहीं, डिस्ट्रॉय हो गया हमेशा के लिए, ये होल्डर है। लेकिन फर्ज कीजिए वो गुम हुआ और किसी चोर के हाथ लग गया। अब अच्छा, ये उसने उस एग्जांपल में नहीं बताया, लेकिन आगे चल के डिस्कस करता है। अब होल्डर कौन है? अब चोर है, चोर, अब चोर है, वो होल्डर होगा, ये ज़हन में रखिए। अब पढ़ते हैं केस को, 11 का पार्ट 5 कह रहा है अजमल गेव ए प्रोमिसरी नोट टू बशीर, इसके साथ ब्रैकेट में ऊपर लिख दे एज्यूम्ड बेयरर। जब भी क्वेश्चन में इंस्ट्रूमेंट बताए ना बताए, ऑर्डर है कि बेयरर है, एज्यूम क्या करना है? जब निगोशिएशन हो रही होगी, इंडोर्समेंट हो रही होगी, तो बेयरर करके हमने एज्यूम कर लेना, ठीक है। हाँ, सम टाइम किसी क्वेश्चन में वो क्लियरली नहीं बताता, तो आपने अकल लगा, पहले अकल लगानी है। बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन दे देता है। एक क्वेश्चन में उसने कहा प्रोमिसरी नोट है जिसको ए ने साइन करके बी को दे दिया, इंडोर्स कर दिया, नहीं बताया बेयरर है कि ऑर्डर है,
नहीं बोल रहे। कौन से वाले इंडोर्समेंट में, कौन से वाले केस में इंडोर्समेंट के लिए साइन की जरूरत होती है? ऑर्डर के बेरर होता तो साइन करके थोड़ी इंडोर्स करता। तो नाम ना भी लिखा हो फिर भी इंडोर्समेंट हो सकता। नाम लिखे इंडोर्समेंट, साइन करके इंडोर्समेंट, साइन कर दिए, साइन करना इंडोर्स काफी है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की इंडोर्समेंट करने के लिए सिर्फ साइन करना भी काफी है। हाँ उसके बाद उसके वो बियर हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनली ऑर्डर था। तो बाज़ औक़ात क्वेश्चन में इस तरह की इंफॉर्मेशन देगा कि प्रोमिसरी नोट ए ने बी को इंडोर्स किया साइन करके। अब ये नहीं बताया बेरर है कि ऑर्डर है, तो आप क्या अज्यूम करेंगे? बेरर अज्यूम नहीं करना, वो इंफॉर्मेशन दे रहा अल्लाह के बंदे यही अभी कलपाऊं इसको, अब आपके हालात करवाना पड़ेगा। अब बेरर होता तो इंडोर्समेंट के लिए साइन करने की क्या जरूरत थी? कल ये कंसेप्ट डिस्कस नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में? ये भाई असाइनमेंट भी नहीं करके आया, कंफर्म है ना? असाइनमेंट करके आया तो उसे पता होता। तो बाज़ औक़ात क्लियरली नहीं, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन भी नहीं दी फिर अज्यूम क्या करेंगे? तो ये भाईजान ये है बेरर। अच्छा, बशीर लॉस्ट द इंस्ट्रूमेंट, यहां पे अगर फुल स्टॉप हो जाता तो होल्डर कौन था? शाबाश। लेकिन अब सुने, बशीर लॉस्ट द इंस्ट्रूमेंट एंड इट वाज फाउंड बाय हबीब। अब कौन होल्डर है? हबीब। अच्छा, हबीब होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर इन ड्यू कोर्स की एक आवाज आई थी इधर से, सिर्फ होल्डर है। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों नहीं? क्योंकि अपनी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं हो रही। लीगली बात करें ना, होल्डर इन ड्यू कोर्स की कंडीशन क्या थी? होल्डर इन ड्यू कोर्स की कंडीशन स्टेड इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन बिफोर मैच्योरिटी कंप्लीट एंड रेगुलर। तो चूंकि ये उसने फॉर कंसिडरेशन नहीं, इन गुड फेथ नहीं की, रिसीव किया, तो इसलिए ये सिर्फ होल्डर है। अच्छा, आगे कह रहा है कैन हबीब रिकवर, रिकवर या रिसीव एक ही बात है। कैन हबीब रिकवर या रिसीव द अमाउंट ऑन दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो सोल्यूशन लिखा हुआ इसको इग्नोर कर दें, वो उसको रिवाइज करने की जरूरत। क्या हबीब रिसीव कर सकता है इसकी अमाउंट? यस कर सकता है, लेकिन अगर वो करता है तो वो लायबल टू रीपे है। लायबल टू रीपे है क्योंकि उसकी हक हलाल की कमाई नहीं है। लायबल टू रीपे है। रिसीव कर सकता है, ट्रू ओनर को लायबल टू रीपे नहीं है। ये पूरी लाइन लिखनी है, सिर्फ यस या नो लिखने से काम नहीं चले। पूरे कि रिसीव कर सकता है यस, लेकिन अगर वो रिसीव करता है तो वो लायबल टू रीपे है। ये पूरा कंसेप्ट बताना। क्लियर हुई बात? आगे हबीब ट्रांसफर द, दूसरा केस बताना है। हबीब ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू दाऊद फॉर कंसिडरेशन हु डिड नॉट नो दैट इंस्ट्रूमेंट वाज लॉस्ट। कैन दाऊद रिकवर द अमाउंट ऑन इंस्ट्रूमेंट? दाऊद होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है? होल्डर इन ड्यू कोर्स कैसे है? फॉर कंसिडरेशन, और इन गुड फेथ भी बता दिया उसने। क्या दाऊद रिसीव कर सकता है? यस, दाऊद रिसीव कर सकता है, और अगर वो रिसीव करता है वो ट्रू ओनर को रीपे करने के लिए भी लायबल नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ट्रू ओनर किसका गला पकड़ेगा? हबीब का। हबीब का, ठीक है। वो हबीब से पैसे निकलवाएगा, वो हबीब के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है, दाऊद के खिलाफ नहीं। दाऊद तो इनोसेंट थर्ड पार्टी है। इनोसेंट पार्टी को ला तकलीफ नहीं देता, कहता भाई आप ठीक है, सिक्योर जी। ये अब समझ आ गया ये लेमन? चलिए, और कोई क्वेश्चन? नहीं, ए होल्डर जी। हाँ, तो बशीर होल्डर भी है, बशीर होल्डर इन ड्यू कोर्स भी है, क्योंकि बशीर का अपना है ना इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, वो तो फिर देखिए एमसीक्यू जब बनाएगा ना तो वो सिर्फ होल्डर देगा, फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं देगा। ठीक है, एमसीक्यूज में भी ऐसे नहीं तो कुछ भी पूछ सकता है, वो कोई पॉसिबल चीज ही पूछेगा। होल्डर इस तरह के एमसीक्यूज में अगर होल्डर और होल्डर ड्यू कोर्स दोनों है तो आप दोनों में से जिस पे भी टिक लगा देंगे सही समझेगा, वो उसको सही समझना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए वो नहीं करता एग्जामिनर, क्या करें। अपने सब्सिक्वेंट करवाने के लिए जाता है अमाउंट, तो जो वो है वो अपने सब्सिक्वेंट से करवाएगा या वो भी डायरेक्ट एक बार जाता है? वो भी डायरेक्ट जा सकता है। एफ ने सी से रिकवर करवाया, अब सी बी के पास जाएगा, वो डायरेक्ट ए के पास आ सकता है?
भी है, आप किसी भी केस में जंप लगवा सकते हैं पार्टी को, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, ये कंसेप्ट आगे एक और टॉपिक में यूज करना है मैंने, गारंटी वाला टॉपिक आएगा उधर यूज करना है मैंने, ठीक है। यही कंसेप्ट, यही पार्टनरशिप में भी यूज हुआ था तकरीबन, यही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, और यही अब गारंटी वाले चैप्टर में भी इस्तेमाल होगा। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? वो अभी बताता हूँ ना, थोड़ा सा टाइम मुझे दें, मैं इंशाल्लाह अभी बताता हूँ आपको ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या होती है और फुल एंडोर्समेंट क्या होती है। स्टार्ट करें आज के लेक्चर की तरफ। कोई क्वेश्चन तो नहीं अब आपका? पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पहला क्वेश्चन, क्या पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब ये है पेमेंट टू होल्डर इन ड्यू कोर्स? इसका जवाब है नहीं। पहले तो ये सुन लें, पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? वो पेमेंट जो आपने सही तरीके से की, जैसे करने का हक था। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का लफ्जी मतलब क्या, कंसेप्ट क्या है? वो बेट सही तरीके से करने का हक था। बताइए कॉलेज में आके फीस किसको जमा करवाते हैं? कैशियर, कैशियर को देते हैं, जमील साहब को थोड़ी। जमील साहब ने पैसे लिए कभी आपसे? तो क्यों नहीं हैं? तो किस चीज के आगे कैशियर को देते हैं। अच्छा आपको लेके आगे कैशियर, हाँ वो 5 मिनट में सही करवाने के लेकिन हाँ तो कैशियर, अगर आप फर्ज कीजिए गार्ड को फीस के पैसे दे देते हैं, पेमेंट कर दी आपने, क्या कॉलेज एक्सेप्ट करेगा इस फीस को? नहीं। इसका मतलब है आपकी लायबिलिटी टू पे फी अभी खत्म। अगर गार्ड को पैसे दे दें, लायबिलिटी टू पे फी खत्म। गार्ड को पैसे दे दे तो आपकी लायबिलिटी टू पे फी डिस्चार्ज नहीं हुई। डिस्चार्ज मींस खत्म नहीं हुई। इसका मतलब है कॉलेज दोबारा आपसे पैसे मांगेगा और आप पे करेंगे। वो आपकी पेमेंट तो है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। आई कैप ने कहा अगर आपने फॉर्म जब सबमिट करवाना है एग्जाम देने के लिए तो इस बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाइए, इंस्ट्रक्शन दिए। आपने और आई कैप ऑफिस गए, वहां पे जो बंदा था उसने कहा मुझे कैश में दे दो, जमा करवा दूंगा मैं खुद ही। आपने उसे कैश में पैसे दे दिए, पेमेंट तो है। क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं है। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? वो पेमेंट जो आपकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दे, खत्म कर दे, जिसके बाद आप पैसे अदा करने के लिए लायबल नहीं है। अगली एग्जांपल सुना, आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, आपको बैंक ने चेक बुक दी कि भाई जब पैसे की जरूरत होगी चेक फिल करके हमें दे देना, और आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर अपने पास रख लिए। क्या रख लिया अपने पास? स्पेसिमेन सिग्नेचर क्या होते हैं? हमारे साइन की कॉपी। वो किस लिए लेता है? ऑटोग्राफ के लिए। तो हम उसे बहुत पसंद है, इसलिए किस लिए लेता है स्पेसिमेन सिग्नेचर? ताकि कल को जब हम उसको चेक भेजेंगे वो हमारे चेक के साइन स्पेसिमेन सिग्नेचर से मैच कर ले। मैच करेंगे तो पेमेंट करेगा, वरना अगर आपका चेक बैंक के पास पहुंचे जिस पे आपके साइन नहीं है, फोर्ज्ड साइन है, जाली साइन है, और बैंक उसकी पेमेंट कर दे स्पेसिमेन सिग्नेचर के साथ मैच किए बगैर, क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? पेमेंट तो है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। बैंक स्टिल लायबल है कि वो आपको पैसे पे करेगा जो आपने उसके पास रखवाया। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या? वो पेमेंट जो आपकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर। तो मुझे बताइए, मैंने इन भाईजान को प्रॉमिसरी नोट दिया कि 30 दिन बाद आके पैसे ले लीजिएगा। 30 दिन के बाद एक बंदा आया, कहने लगा मुझे इन्होंने भेजा है, उन्होंने कोई प्रॉमिसरी नोट था उसकी पेमेंट करनी थी, तो वो तो गुम हो गया, उन्होंने मुझे भेजा, मुझे पेमेंट कर दीजिए। मैं उसको पेमेंट कर देता हूं, हालांकि मशकूक से हालात थे। मुझे कहना चाहिए था डुप्लीकेट बिल निकलवा लाओ, डुप्लीकेट प्रॉमिसरी नोट। मुझे कहना चाहिए था कि भाई उसने मुझे तो इतला नहीं दी, ठीक है, लेकिन मैंने इस चीज को कंफर्म किए बगैर पेमेंट कर दी। क्या अगर मशकूक हालात में आइडेंटिटी कंफर्म किए बगैर पेमेंट कर दी जाए वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं। पेमेंट तो है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं। अगले दिन ये भाईजान ओरिजिनल पार्टी ओरिजिनल प्रॉमिसरी नोट लेके आ गई, क्या मैं लायबल टू पे हूं? यस, क्योंकि कल वाली पेमेंट से मेरी लायबिलिटी डिस्चार्ज, कल वाली पेमेंट पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं थे। इसीलिए लॉ अब ये सजेशन दे रहा है उस पार्टी के लिए जिसने पेमेंट करनी है कि भाईजान पेमेंट करने से पहले ये 3 चीजें देख लेना, और एक चौथी चीज बड़ी बड़ी अंडरस्टूड लिखी हुई है, वो हमने यहां नहीं लिखी, वो भी देख लेना। अगर आपने ये 4 चीजें देख ली तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी, वरना पेमेंट इन ड्यू कोर्स। हमने कहा बताओ, उन्होंने कहा पहली चीज, पेमेंट जब भी करो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को करना, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसको पेमेंट ना करना। पेमेंट जब भी करनी है
और हमने कहा ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल ठीक है। आइंदा जब कभी कोई पेमेंट मांगने आएगा हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट है तो दिखाओ, इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो फिर जाओ कानूनी कार्रवाई करो, डुप्लीकेट निकलवा के फिर आना। पेमेंट किसको करनी चाहिए? होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट करनी चाहिए इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। यानी अगर मशकूक सी पार्टी आ जाए हमारे पास तो हमें आइडेंटिटी कंफर्म कर लेनी चाहिए। खास तौर पे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट में तो फिर भी पार्टी एक दूसरे को पहचान रही होती हैं, दो पार्टीज डायरेक्ट होती है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो हाँ, ड्रॉर, ड्राई और पेई। जो ड्रॉर और पेई है ये तो शायद एक दूसरे को जानते होंगे, ड्रॉर और ड्राई भी एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन ड्राई और पेई हो सकता है ना जानते हो, ठीक है। तो क्या उस सूरत में ड्रॉई को पेमेंट करने से पहले आइडेंटिटी कंफर्म कर लेनी चाहिए कि भाई मुझे कम से कम ये तो बता दो, यही पार्टी आईडी कार्ड दिखा दो अपना। अरे तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में किसी पार्टी को कंफर्म पेमेंट करने लगे तो आइडेंटिटी कंफर्म कर। लेकिन अगर हालात मशकूक हों, बज़ाहिर लग रहा हो कि ये इंस्ट्रूमेंट इसका नहीं है, तो क्या फिर आइडेंटिटी कंफर्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर उस वक्त आइडेंटिटी कंफर्म किए बगैर पेमेंट कर दे, पेमेंट तो होगी, पेमेंट ड्यू कोर्स नहीं होगी। पेमेंट ऑन मैच्योरिटी पे करेंगे तो ठीक है, मैच्योरिटी से पहले करेंगे तो पेमेंट इन ड्यू। मैच्योरिटी क्या होती है भला? वो ड्यू डेट जिस पे, जैसे मैंने उनका कहा 30 दिन बाद पेमेंट करनी है, तो जो 30 दिन बाद डेट आएगी मैच्योरिटी डेट है, ऑनर डेट। अगर ये 20 दिन के बाद मेरे पास पैसे आ जाएं कहीं से और मैं भाई से कहूं आके पैसे ले जाओ, हो सकता है मैच्योरिटी डेट से पहले मैं इनको अगर पेमेंट करूंगा ना तो इंस्ट्रूमेंट अपने पास रख लूंगा और लिखवा लूंगा कि अर्ली पेमेंट हो गई। अगर मैंने मैच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट कर दी और इंस्ट्रूमेंट नहीं लिया इनसे, तो क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? ये ड्यू डेट पे आके मुझे कहते हैं ये लो इंस्ट्रूमेंट पेमेंट करो, मैं दोबारा पेमेंट करने के लिए लायबल हूंगा क्योंकि मेरी प्रीवियस पेमेंट ने मेरी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की। तो समझ आया, पेमेंट और पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ठीक है। और एक चीज ये समझ आ गया, एक चीज सुनने, एक स्टूडेंट कहने लगा सर क्या होल्ड पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब ये है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को जो भी पेमेंट होगी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? तो जब नहीं, अगर आप ये कंडीशंस पूरी कर ले ना, तो अगर होल्डर को भी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं भी है, कंडीशन पूरी करके पेमेंट कर ली, पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी। और अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं की तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों ना हो, फिर भी लायबल नहीं है, उसकी भी नीयत बदले दोबारा पेमेंट लेने के लिए आ जाएगा। और फोर्थ है कि जी पेमेंट मनी में होनी चाहिए सिर्फ। वो मैंने इसलिए कहा अंडरस्टूड है कि अगर पेमेंट मनी में नहीं किसी और चीज में होगी तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से ही निकल जाएगा, वो हमारे चैप्टर से ही निकल जाएगा, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहा ही नहीं। ये तो अंडरस्टूड है ना, पेमेंट पैसे क्लियर हो गया। अब जरा डिस्कस करें इस कंसेप्ट को आईकैप केस स्टडी में कैसे टेस्ट करेगा। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो लेक्चर है ना, इनमें कंसेप्ट कम अहम और एग्जांपल ज्यादा अहम है, और एग्जांपल को भी फिर हम आपको इसमें ट्विस्ट भी लेके आते हैं कहानी में। तो स्टार्ट करें अगर कंसेप्ट समझ आया तो। सुनिए, पेमेंट ऑफ ए पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? पूरा यकीन है मुझे गलत बताएंगे। ड्यू डेट से पहले आपको तो पता है वैसे, और मुझे नहीं पता। जब मैंने पहली दफा ये टर्म मुझे नहीं पता, गूगल पे जाके सर्च की फिर पता चला काउंटिंग में है। अच्छा बीआरएस में है। अच्छा तो पोस्ट डेटेड के साथ लिख लें, आउटडेटेड नहीं, बिफोर डेटेड, फ्यूचर। और एक और टर्म लिख लें स्टेल, STALE, स्टेल का मतलब होता है एक्सपायर्ड। कोई भी चेक आपने आज की डेट डाली ना, वो अगले 6 महीने के अंदर अंदर कैश करवा सकते हैं। 6 महीने के बाद वो हो जाएगा स्टेल। अच्छा टाइम बार्ड नहीं, टाइम बार्ड काउंटिंग में आप टर्म यूज करते होंगे, लॉ में इसका ये मतलब नहीं है। लॉ में टाइम बार्ड का मतलब है वो डेट जिसको 3 साल गुजर जाएं। टाइम बार्ड का मतलब वो डेट जिसको 3 साल गुजर जाएं। अब बोलिए आपने तो लिखना भी पड़ेगा, लिखे टाइम बार्ड के साथ आगे लिखे वो डेट जिसको 3 साल गुजर जाएं। टाइम बार्ड चेक नहीं है, काउंटिंग में यूज होती होगी लेकिन काउंटिंग का मतलब फर्क है, बताया ना। कुछ टर्म्स आम जुबान में मतलब कुछ और होता है, लीगली मतलब कुछ और है।
तो टाइम बार्ड नहीं है मेरे भाई, टाइम बार्ड नहीं है। स्टेल, अगर आप आज चेक देते हैं फ्यूचर की डेट का, महीने बाद का, वो कौन सा चेक होगा? पोस्ट डेटेड। और अगर उसको चेक की डेट को 6 महीने गुजर जाएं, अगर बैंक पोस्ट डेटेड चेक की पेमेंट पहले कर, डेट देखे बगैर ही पेमेंट कर दी, यानी पोस्ट डेटेड की पेमेंट पहले कर दी, स्टेल चेक की पेमेंट पीरियड गुजरने के 6 महीने के बाद भी कर दी, क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं है, बैंक स्टिल लायबल टू पे होगा। एग्जाम्पल समझ आई? केस स्टडी में हैंडल कर लेंगे इसको। आगे चलते हैं। पेमेंट ऑफ फॉर सिग्नेचर, मैंने चेक इशू किया भाई को, पेमेंट कर, चेक के ऊपर साइन किसका? बैंक पेमेंट करने के लिए क्या स्पेसिमेन सिग्नेचर के साथ मैच करेगा? अब सुनिए, अगर फॉर सिग्नेचर मेरे अकाउंट होल्डर के ड्रॉअर के फॉर सिग्नेचर के साथ बैंक पेमेंट कर देता है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं। अगली एग्जांपल सुने, मैंने भाई को चेक इशू किया, ए को, ए ने ऑर्डर चेक था, ए ने बी को कर दिया, ए ने बी को कर दिया, इंडोर्स कर दिया, साइन कर दिया, नाम लिख दिया, बी जाके बैंक से पेमेंट ले सकता है? बी जाके बैंक से पेमेंट ले सकता है कि नहीं? ऑर्डर है, ले सकता है ना पेमेंट? क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? बैंक की तरफ से पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? क्यों? और क्या मतलब नहीं है? तो आप हैरान क्यों हो रहे हैं? कहानी में ट्विस्ट अभी आना है, ट्विस्ट है। आप कह रहे थे सर ने कोई एंट्री डाली है ना कहानी में, तो कोई ना कोई उलट ही जवाब होगा, ये सोच रहे थे, नहीं मुझे लगता है। अब सुने ट्विस्ट, मैंने भाईजान ए को चेक दिया, इनसे हो ऑर्डर था, एक इनसे हो गया गुम, उठा लिया बी ने, बी ने ए के फॉर्ज अपने नाम पे ट्रांसफर करना, बी क्या करेगा? ए के फॉर्ज सिग्नेचर करेगा, ए के फॉर सिग्नेचर करके बी चला गया बैंक, बैंक ने कर दी पेमेंट, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? डिपेंड नहीं करता, इधर से सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है हमारा, इधर नहीं, हर जगह पे डिपेंड नहीं है। सुन लें, ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो बेसिकली अबू जी है सारे कमर्शियल बैंक्स का, वो ये कहता है कि भाइयों हमारे पास स्पेसिमेन सिग्नेचर किसके होते हैं? अकाउंट होल्डर के। हमने पूरे पाकिस्तान से साइन करवा के अपने पास थोड़ी रखे हुए हैं, तो अगर अकाउंट होल्डर के साइन गलत होना, आप हमें पकड़ें, हम लायबल होंगे। अगर किसी इंडोजर के साइन फॉर्ज होते हैं और फिर बैंक पेमेंट कर देता है, तो भाई इंडोजर के स्पेसिमेन सिग्नेचर ही नहीं है बैंक के पास, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक उसके साइन को वेरीफाई करेगा? बैंक नहीं कर सकता, ये बैंक का काम नहीं है। बैंक का काम सिर्फ इतना है, जो अकाउंट होल्डर है ड्रॉअर, उसके चेक को वेरीफाई करे, वैलिडेट, उसके साइन को वैलिडेट करे। जो इंडोर्सर के साइन को वैलिडेट करना बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो सिग्नेचर फेक होते हैं तो बैंक लायबल नहीं होगा। और कॉमन सेंस की बात है, होना भी ऐसे ही चाहिए, अकाउंट होल्डर के साइन, बाकी को तो नहीं होता। आगे चलेंगे, अगला केस, पेमेंट टू फाइंडर। अच्छा, फाइंडर जब मैं बोलता ना, मुझे एग्जामिनर कमेंट्स याद आ जाते हैं। वो पता नहीं एग्जामिनर ने रो रो के कमेंट लिखे होंगे। वो हमारा होता है एक कंसेप्ट, आगे चल के लाभ में पढ़ेंगे, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड। जैसे हम कहते हैं ना फाइंडर ऑफ द लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, तो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड भी है। उसका क्वेश्चन था, लेकिन इक्वली ऐसे होता है। उसने कहा स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता लॉ में अल्फाज चेंज होने से कितना फर्क पड़ता है। ये फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड है, स्टूडेंट लिखते रहे हैं फाउंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, फाउंडर ऑफ द। अच्छा, शास्त्रीय तौर पे देखें ना तो आपको कोई फर्क नहीं लगेगा फाइंडर या फाउंडर में, लेकिन वो कहता है फर्क है, फाइंडर और चीज है, फाउंडर और चीज है। तो आपने भी लिखते हुए जहन में रखना है, ये क्या है? पेमेंट ऑफ फाइंडर, फाउंडर नहीं। फाउंडर का मतलब पता है? कायदे आजम वादी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो वाला फाउंडर है वो, ठीक है। फाइंडर कौन है? अच्छा, आगे चलते हैं। चेक पड़ा हुआ था, फाइंडर को मिल गया, भागा भागा बैंक के पास गया, बैंक ने पेमेंट कर दी, बैंक लायबल है। डिपेंड करता है किस पे? गुड, हाँ गुड फेथ। कैसे पता चलेगा गुड फेथ है कि नहीं?
क्या उसको इंस्ट्रक्शन दी गई थी? अगर तो जिसका चेक गुम हुआ उसने बैंक को फौरन फोन करके कहा चेक गुम हो गया, पेमेंट ना करना, फाइंडर गया उसके पास और बैंक ने पेमेंट कर दी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? नहीं है। और अगर मैं फाइंडर जो जिसका चेक गुम हुआ था उसने बैंक को इतला ही नहीं दी और बैंक ने पेमेंट कर दी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। और फिर आखिरी ये याद करने वाला पॉइंट है, आपको बताया बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में प्रॉमिसरी नोट नहीं, चेक नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टी चूंकि इन्वॉल्व होती हैं और जो पेमेंट करने वाला और रिसीव करने वाला नॉर्मली एक दूसरे को नहीं जान रहे होते, तो लॉ ने ये कहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट करने से पहले इंक्वायरी कर लें। इंक्वायरी कर लें। क्या इंक्वायरी करें? तो उसका आईडी कार्ड चेक कर लो भाई, कौन हो, यही बंदे हो, हाँ आईडी कार्ड दिखा दो भाई, ये लो पेमेंट ला। हाँ जी, आगे पे आगे इंडोसी पे जो भी आया पेमेंट लेने के लिए उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर लेंगे ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आवे। ये सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? आगे चलते हैं, निगोशिएशन एंड अच्छा ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है जी। मेरे भाई मुझे बताइए, निगोशिएशन और इंडोर्समेंट एक ही चीज है ना? फर्क है? इंडोर्समेंट साइन को करते हैं, निगोशिएशन का मतलब ट्रांसफर करना। जब इंस्ट्रूमेंट एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर किया जाता है कि भाई तुम पैसे ले लेना, इसे कहते हैं निगोशिएशन। निगोशिएशन के 2 तरीके हैं। निगोशिएशन का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट एक बंदे से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना। निगोशिएशन के 2 मेथड हैं, डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। अगर बेयर इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएशन कैसे होगी? मेयर डिलीवरी, MERE, मेयर का मतलब होता है सिर्फ डिलीवरी, ओनली डिलीवरी। सिर्फ बेयर इंस्ट्रूमेंट एक बंदे से दूसरे बंदे को दे दें तो वो क्या हो जाएगा? निगोशिएशन। लेकिन अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, आपको 2 काम करने पड़ेंगे, इंडोर्स भी करना पड़ेगा, डिलीवरी भी करनी पड़ेगी। ये तो आपको पता है निगोशिएशन का। निगोशिएशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर करना। निगोशिएशन के तरीके कितने हैं? 2। कौन कौन से? डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। बेयर इंस्ट्रूमेंट है मेयर डिलीवरी, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। अच्छा, अब मैं परेशान हो गया, मैंने कहा आपने निगोशिएशन को तो एक्सप्लेन कर दिया, उसमें एक और टेक्निकल वर्ड एक्सप्लेन करते करते यूज कर दिया, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट किसे कहते हैं? साइन करने को इंस्ट्रूमेंट पे। अच्छा, साइन तो ड्रॉर भी करता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, वो भी इंडोर्समेंट होगी क्या? साइन तो ड्रॉई भी करता है नो, तो फिर यूं ना कहे कि इंडोर्समेंट का मतलब साइन, यूं कहे इंडोर्समेंट का मतलब साइन करना फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन, वरना कहीं मैं गलत ना समझ जाऊं ना कि आप ड्रॉर के तौर पे साइन कर रहे हो, मैं कहा ये है इंडोर्समेंट, वो नहीं है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट क्या है? साइन करना फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन। साइन। इंडोर्समेंट क्या है? जब होल्डर साइन करता है, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन। किस पे साइन करता है? इंस्ट्रूमेंट। फेस पे, फ्रंट पे, बैक पे? फ्रंट पे भी कर सकता है। अगर फ्रंट पे निगोशिएशन कर करके जगह खत्म हो जाए, साइड पे भी कर, साइड पे भी कर, बैक पे। अगर बैक पे भी साइन कर करके जगह खत्म हो जाए, एक साथ पेपर अटैच कर सकता है, जिसे अलोंज कहते हैं, अलोंज, ALLONG, अलोंज। अच्छा, ये पाकिस्तान में नहीं होता, इसकी मैं रीजन बता देता हूँ जल्दी से चलते चलते। कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनमें कहते हैं जब कभी आप इंडोर्समेंट करें ना, तो जिस पार्टी को ये चेक ट्रांसफर करें, उससे जो आपने कंसिडरेशन रिसीव की ना, वो भी ऊपर लिखें, वो भी इंडोर्समेंट करते हुए सिर्फ साइन ना करें, जो कंसिडरेशन भी लिखें। पाकिस्तान के लॉ में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के लॉ में जो कभी भी साथ में इतनी दफा निगोशिएशन नहीं होगी कि जगह ही ना बचे, वो जगह कोई ना कोई बची जाती है। एक छोटा सा चेक भी होगा ना, उसके पीछे भी 100 दफा इंडोर्समेंट हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो उसकी जरूरत, लेकिन लॉ ने लिखा हुआ है, होना ये चाहिए था कि हमारे सिलेबस से ये चीज निकाल, जैसे वो बेनामीदार वाला पॉइंट है ना, उसे चाहिए था सिलेबस से निकाल देता, कोई रेलिवेंस ही नहीं है हमारे लिए उसकी। उस तरह ये भी चाहिए था लॉन्च का पॉइंट सिलेबस से निकाल दे, लेकिन आपको पता है इस तरह के जो पॉइंट उससे पहले क्यों डाले होते हैं? पता है सिलेबस से रेलिवेंट नहीं है, पता है प्रैक्टिकली सारी जिंदगी हमने यूज नहीं करना, किस लिए डाले होते हैं? फिर फेल करने के लिए। तो इसलिए आपने इसको जरूर याद कर लेना, MCQ में पूछना ले, डेफिनेशन में बेनामीदार वाला पॉइंट जरूर याद कर लेना, डेफिनेशन पूछना ले। ये इंडोर्समेंट हो सकती है ब्लैंक भी, फुल भी। ब्लैंक का मतलब साइन कर दो सिर्फ, फुल का मतलब साइन के साथ नाम भी लिखो। ब्लैंक इंडोर्समेंट मतलब ओनली साइन, और फुल इंडोर्समेंट का मतलब
साइन भी किया, नाम भी लिखे। ब्लैंक इंडोर्समेंट का लीगल इफेक्ट क्या है? वो बेरर बन जाता है। ये कैसे पता चला आपको? बेरर कैसे बनता है, कंसेप्ट बताएं। क्योंकि जिसके पास भी गया वो उसके ऊपर अपना नाम लिख देगा तो वो उसको पेबल हो जाएगा। चलिए, लेकिन इंडोर्समेंट करने की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे लॉ में जगह जगह उन्हें बहुत सी चीजों की कंडीशन बताई होती है ना। पार्टनरशिप की कंडीशन है, ये ले पार्टनरशिप की कंडीशन, ठीक है, और भी बड़ी कंडीशन है। तो इंडोर्समेंट की, वैलिड इंडोर्समेंट की एसेंशियल्स क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं? वेल, इंडोर्समेंट करते हुए हमने किन चीजों का ध्यान रखना है? पहली चीज, इट मस्ट बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। इंस्ट्रूमेंट पे होनी चाहिए। हाँ, अगर इंस्ट्रूमेंट पे जगह नहीं तो फिर आप लॉन्च को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट पे जगह है और आपने उसके बावजूद साथ पेपर अटैच करके साइन कर दिए, क्या वो वैलिड इंडोर्समेंट है? नहीं, वैलिड इंडोर्समेंट होगी इंस्ट्रूमेंट पे। इंस्ट्रूमेंट के साथ किसी पेज पे अगर इंडोर्समेंट किया वो वैलिड इंडोर्समेंट नहीं होगी, अनलेस कि इंस्ट्रूमेंट सारा खत्म हो चुका हो, फिल हो चुका हो। पहली बात समझ आई? कॉमन सेंस की थी, इंडोर्समेंट करेंगे इंस्ट्रूमेंट भी करेंगे, और कहां करेंगे। दूसरी चीज, ये भी कॉमन सेंस की, क्या? इट मस्ट बी साइंड बाय इंडोर्सर फॉर निगोशिएशन। इंडोर्सर ही साइन करेगा, और कौन करेगा? ठीक है, किस लिए? निगोशिएशन के लिए, उसको एक्सेप्टेंस के लिए नहीं। एक ड्रॉई भी साइन करता है, एक्सेप्टेंस वो नहीं। हाँ, वो निगोशिएशन, एग्जैक्टली यही कह रहा है कि वो निगोशिएशन नहीं होगी। प्रोमिसरी नोट का मेकर साइन करेगा, वो निगोशिएशन नहीं है। ड्रॉर साइन करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज पे, ड्रॉई साइन करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज पे, वो निगोशिएशन नहीं है। निगोशिएशन क्या है? इंडोर्सर साइन करेगा फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन। ये भी कॉमन सेंस के, इंडोर्सर करेगा वही होगा, पता ही था हमें, जाहिर है। ड्रॉर करेगा वो तो ओरिजिनल पार्टी है। आगे तीन बातें काम की हैं। इंडोर्समेंट मस्ट बी फॉर इंटायर इंस्ट्रूमेंट। 1 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज था, क्या इंडोर्समेंट करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि 30,000 इंडोर्स किया, 70,000 मैं खुद ही लूंगा? इंडोर्समेंट करनी है तो पूरी की पूरी करनी है, या पूरी की पूरी नहीं वरना। अच्छा, इस तरह की एक बात पहले भी थी कि कोई चीज करनी है तो पूरी की पूरी करनी है। ये नहीं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से बाहर सोचें, उसमें क्या था? रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन इंटायर एक्ट की होनी चाहिए, पार्शल की नहीं होनी चाहिए। वही कंसेप्ट यहाँ पे है। रिवाइज भी हो गया पार्टनरशिप का, और ये भी प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक हो गया। आसान हो गया समझना कि जैसे वहां पे कहा था पूरे के पूरे रेटिफिकेशन, यहाँ पे भी कह रहे हैं इंडोर्समेंट पूरी की पूरी अमाउंट की होगी। आगे चलें, ये समझ आता है जी? आगे चलें। फोर्थ, इंडोर्समेंट मस्ट बी फॉर सिंगल इंडोर्सी। मैंने कहा चलो इंडोर्समेंट 30 की नहीं, 30 लाख में 30,000 की नहीं कर सकता, चलो लाख की कर देता हूं। इंडोर्स किया ए को भी और बी को भी, क्या ऐसे चलेगा? ला कहता है नहीं, इंडोर्समेंट करनी है पूरी की पूरी अमाउंट की होगी, और एक ही पार्टी को होगी, एक से ज्यादा पार्टी को नहीं होगी, वरना वो तो झगड़ा हो जाएगा। अभी इंस्ट्रूमेंट किसके पास जाएगा? 2 पार्टी को कर दी, वो कहेगा अच्छा आधा तुम रख लो, आधा मुझे दे दो, ये लो। हाँ, 0 हो गया। तो इंडोर्समेंट सिंगल इंडोर्सी को होगी। लास्ट, इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय डिलीवरी। इंडोर्समेंट के बाद डिलीवरी करना भी, और डिलीवरी वॉलंटरी होनी चाहिए। वॉलंटरी का मतलब अपनी रज़म, किसी ने गन पॉइंट पे डिलीवरी ले ली, वो डिलीवरी वैलिड नहीं है, लॉ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाई बात समझ आई? अच्छा, लायबिलिटी ऑफ इंडोर्सर आपको पढ़ा चुका स्टार्ट में, जब राइट्स के साथ में लायबिलिटी वाला पॉइंट पूछा था ना, राइट के साथ बैकवर्ड है, राइट फ्रंट लायबिलिटी समझाया था ना। ये डिस्कस ये ना समझेगा, डिस्कस हुआ है कि हर इंडोर अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है, एवरी इंडोर्सर सब्सिक्वेंट इंडोर्सर को या इंडोर्सी को लायबल है। अच्छा, ये डिलीवरी के ऊपर छोटा सा केस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। आपने मुझे बताना है कि ये डिलीवरी वैलिड हुई थी कि नहीं। और याद रखिए, लॉ ने वर्ड क्या यूज किया है? डिलीवरी वॉलंटरी होनी चाहिए, यानी उस बंदे ने अपनी रजा और खुशी के साथ ट्रांसफर किया इंस्ट्रूमेंट। एक ए ने बी को पैसे देने थे, ए रात को सोने से पहले लिख रहा है मैं वादा करता हूं 30 दिन के बाद बी को 10,000 रुपया अदा करूंगा। प्रॉमिसरी नोट बना के दराज में रखा, रात को उसकी डेथ हो गई। सुबह बी उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए आया, ए का रिश्तेदार था, उस सफाई कर रहा था कमरे की, उसके हाथ में प्रॉमिसरी नोट लगा, उसने बी को दे दिया। क्या ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ए की प्रॉपर्टी लायबल है इस प्रॉमिसरी नोट की पेमेंट करने के लिए? आसान अल्फाज में, क्या ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? क्यों नहीं है? डिलीवरी वॉलंटरी नहीं है, उसने अपने हाथ से डिलीवरी नहीं, अपनी मर्जी से नहीं डिलीवरी की। लॉ ने कहा ये नल एंड वाइड है।
ठीक है जी। तो ये डिलीवरी वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। किस लिए उसने खास, इसलिए उसने उससे खास तौर पे, वरना तो डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया था कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन के लिए एंडोर्समेंट के साथ डिलीवरी भी होगी, तो उससे डिलीवरी का मतलब समझाने के लिए हमें यहाँ पे क्लियर हुआ जी ये कंसेप्ट। चलिए अब आप ये असाइनमेंट नोट कर लीजिए, और कल है छुट्टी। नहीं, संडे को हम कभी, ये हमारी परंपरा है, संडे को क्लास ना, बल्कि कभी कभी दाव लगे ना तो वीकडे में भी हम छुट्टी कर लेते हैं। संडे को तो कोई क्लास नहीं होगी, ये तो कंफर्म है, जो मर्जी तबाही फिर जाए, लेक्चर जितने मर्जी सिलेबस आउट हो जाए, संडे को क्लास नहीं होनी हमारी। अच्छा अब सुने, लेकिन कल आपको आदत पड़ गई ना आप रोज ला पढ़ने की, तो कल बोर आपका नशा टूट रहा होगा, हाँ, आपके हाथ पैर अकड़ रहे होंगे, आपकी आंखें ऊपर को चढ़ रही होंगी, हाँ जी, कमरे में घूम रहे होंगे आप, तो उस वक्त आपका नशा टूट रहा होगा। तो वो नशा पूरा करने के लिए हाँ एक छोटा सा काम आपको, एक है पेज नंबर 256 और 258, ये जो लेटेस्ट एडिशन 256 पे एक फॉर्मेट है किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और एक 258 पे फॉर्मेट है। अच्छा खुद बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ इसको याद करना है तो कितना को टाइम लगेगा? 2 घंटे। ओ भाई खुदा का होगा, एक ही 1.5 लाइन है, एक ही 1.25 लाइन है यार, ऐसे ना करें, इसको याद कर सकते। लेकिन असल मकसद इसको याद तो 2 मिनट में हो जाएगा। असल मकसद है इसका, जैसे वो लेटर मेमो फॉर्मेट आप रखते थे ना याद, इसका फॉर्मेट याद रखना है, कौन सी चीज किधर फिट की हुई है, ये ज़हन में रखना है। ये आपने ज़बानी याद करने हैं और 2-2 दफा लिखना है। एक दफा आज आके लिखना है, एक दफा प्रॉमिसरी नोट, एक दफा बिल ऑफ एक्सचेंज, और एक दफा कल लिखना है, ठीक है। और याद रखिए आई क्या भी ये आपसे लिखवा सकता है, और लिखवाया हुआ है उसने कि ए ने बी को पैसे दिए थे, प्रॉमिसरी नोट लिख के दिखाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट लिख के दिखाओ। याद रखिए ये आपने करना है, याद करना, लिखना पड़ेगा। तो होम असाइनमेंट क्या है, एक दफा दोनों आज लिखने हैं, एक दफा दोनों कल लिखने हैं याद करने के बाद। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।